जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे अध्याय दूसरा संघवाद। क्या पढ़ेंगे बोलो? संघवाद। एक कक्षा 10 का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान का। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट आप सबके बोर्ड में तो आना ही आना है। इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए तो है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है जी नॉलेज को अर्न करने के लिए। समझ में आया ना? ध्यान रखना कि ये चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में कम से कम 6 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में पूछा जाएगा बोलो? 6 नंबर में। अगर आप सब मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझसे पढ़ते समय आपसे केवल 2 ही रिक्वायरमेंट है कि एक, आप पेन और कॉपी लेके बैठना, वीडियो को रोक रोक के पूरी हेडिंग्स को अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से लिखना। बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको फिर कहीं से भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस आपको कंसिस्टेंसी से समझना है और लिखना है। ये जो क्लास है वो ऑफलाइन के साथ कनेक्ट है और आज मैं पूरे दिन भर से पढ़ा रहा, पूरी क्लास रिकॉर्ड की, इसलिए आवाज थोड़ी सी डाउन है, लेकिन आप सबको पूरा प्रयास करूंगा अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से समझाऊं, पूरी मेहनत से समझाऊं और पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, सुनिए, ऑफलाइन के साथ कनेक्ट है तो आपको भी ऑफलाइन जैसा लगेगा। ठीक है जी, सब अच्छी एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं, पूरे जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे ऑफलाइन में, तो आप सब को इनकी आवाज से ऐसे लगेगा कि आपको भी पढ़ना है पूरी ईमानदारी से। आप सबसे भी रिक्वायरमेंट है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ध्यान से समझेंगे और ऐसे जवाब देना कि उनको लगे कि पढ़ाई वास्तव में पूरे भाई बहन ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे, एक ही बार में पढ़ेंगे, 1 शॉट क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं, समय को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि द लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न। देखिए, जो संघवाद है क्या? आपको पता है कि जो अब कोई भी जैसे देश का शासन है अपने यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे जो शासन है वो पूरी तरह से शासन का बंटवारा है क्या? नहीं बताइए, कैसे है शासन का बंटवारा? राज्य सरकार अलग होती और केंद्र सरकार सरकार जो है वो क्या कैसी होती बोलो? अलग होती क्या? नहीं बताइए। ठीक है, तो इस तरह से शासन का बंटवारा है। तो संघवाद जो है वो शासन का क्या है? बंटवारा। संघवाद क्या है बोलो? शासन का बंटवारा। संघवाद बोलो भाई क्या है? शासन का बंटवारा है। समझ में आया ना? तो जब शासन पूरी तरह से बंट जाता है तो क्या हो जाता बोलो? संघवाद। इस वर्ड को जब सरकार सत्ता शासन बंट जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? संघवाद। अब पूरी तरह से आपको समझ में आ गया कि संघवाद शब्द है क्या, संघवाद का मतलब है क्या। आपको पूरी तरह से समझना है, पूरी तरह से पूरी हेडिंग समझ में आ जाएंगी, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, लिखने के तरीके पता चल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बस जरूरत एक ही है, वो है कंसिस्टेंसी से समझना और तरीके से जो पूछा जाए उसका जवाब देना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझ में आ गया सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता? संघवाद। सत्ता का बंटवारा संघवाद। क्लियर है ना? पहला क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर में, संघवाद का अर्थ क्या है और शासन प्रणाली क्या होती है? क्लियर है ना? संघवाद का क्या आएगा? अर्थ। संघवाद की क्या आएगी बोलो? परिभाषा। बोलो आंसू, क्या आएगी? परिभाषा। देखिए, जिसका नाम इसमें आएगा आपसे भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो जो क्लास को देखेगा, जो जो क्लास से पढ़ेगा वो अपना नाम जरूर कमेंट में लिखेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कितने भाई बहन मुझसे पढ़ रहे हैं। समझ में आया क्या? नहीं? देखिए यहाँ पे सुनिए, संघवाद का मतलब जानेंगे, शासन की वह व्यवस्था, सरकार की वह व्यवस्था जिसमें सत्ता का क्या होता है? विभाजन। विभाजन मतलब क्या होता? बंटवारा। बोलो विभाजन मतलब क्या होता? बोलते चलो, विभाजन मतलब, आवाज ना आई और जोर से, बंटवारा। क्या होता है भाई? बंटवारा। ठीक है, और यहाँ पे केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न प्रांतीय और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच, ठीक है, बंटता है, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे? संघवाद। बोलो, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे? संघवाद। क्लियर हो गया ना? तो बताइए कैसे? जैसे पहले होता है केंद्र सरकार, फिर होती है राज्य सरकार, ठीक है, और बताओ फिर होता है, ठीक है, जैसे हाँ स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में स्थानीय सरकार 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक यहाँ पे जिले में बैठता है नगर जिला अध्यक्ष, ठीक है, फिर यहाँ पे नगर अध्यक्ष होता है, फिर गांव का प्रधान होता है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिस्तरीय सरकार
होती है। तो इस तरह से पूरी तरह से सरकार का क्या हो जाता बोलो, बंटवारा, जिसे हम क्या बोलेंगे, संघवाद। तो क्लियर हो गया ना, संघवाद समझ में आ गया ना, क्या है संघवाद? तो बताइए, सत्ता का विभाजन क्या कहलाता, संघवाद। बेटा सत्ता की वह व्यवस्था जिसमें सत्ता का विभाजन होता है, केंद्रीय प्राधिकरण, देश की विभिन्न प्रांतीय सरकार मतलब राज्य सरकार और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, संघवाद। बोलो 4 नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, समझ में आया? ठीक है, अब बताइए, ये तो क्लियर है कि आना है तो आना है, ठीक है, कि एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। बोलो कौन सा शासन, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। इसमें आएंगे 4 अंतर, 4 नंबर में 4 अंतर लिखने पड़ेंगे। 4 नंबर में कितने अंतर, 4। इसी से इतना बोलेंगे तो एकात्मक शासन की डेफिनेशन, इतना बोलेंगे तो संघात्मक शासन की डेफिनेशन, दोनों को कंपेयर करके लिखेंगे तो बोलो कितने अंतर, किस किस का, संघात्मक का और बोलो एकात्मक का और संघात्मक का। देखिए लिखा है, अंतर स्पष्ट यहाँ पे करें, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में अंतर अक्सर 2 और 4 अंकों में पूछा जाता है। याद रखना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे कहना, आप सबसे कहना कि आप सबको ईमानदारी से समझना है, ताकि चैप्टर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप सबका मक्खन हो जाए, समझे ना। सबसे पहले समझिए एकात्मक शासन। एकात्मक का मतलब जहां शासन का केवल कितना स्तर होता, एक स्तर, और सरकारें रहेंगी रहें, लेकिन स्तर एक ही होगा, एक जन ने जो डिसीजन ले लिया वो सबको मानना पड़ेगा। इसका मतलब जितने भी अधिकारी होंगे, जितनी भी सरकार होंगी, एक ही सरकार के अंडर में क्या करेंगी, काम, तो उसे क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ पे एकात्मक शासन। इसमें या तो क्या 2 स्तर होते या 2 से अधिक स्तर होते, किसमें, संघात्मक में। संघात्मक शासन में कितने होते, 2 या 2 से अधिक स्तर। एकात्मक शासन में बताओ, याद हुआ कि नहीं, याद हुआ ना, याद हुआ ना, तुम्हें याद हुआ भाई, तुम्हें याद हुआ, समझते चलना, बोलते चलना, नहीं तो पता है कि इमोजी भेज के मारेंगे, ठीक है। बाकी इकाइयां केंद्र सरकार के क्या करते हैं, अधीन कार, इसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती, सबकी शक्तियां कैसी होती, अलग अलग। ध्यान रखना, संविधान जो है अपने भारत का कौन है, बोलो संविधान, वो संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए, किसके लिए बोलो, केंद्र के लिए और राज्य के लिए स्पष्ट शक्ति का विभाजन करता है। केंद्र सरकार के लिए बोलते हैं अपन लोग संघ सूची, क्या बोलते हैं बोलो, संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के अंदर जो अभी केंद्र सरकार में कौन बैठे हैं, बोलो मोदी जी, कौन बैठे हैं, मोदी जी, तो वो केवल संघ सूची वाले विषय पे कानून बनाएंगे। संघ सूची वाले विषय पे जितनी उनकी शक्तियां हैं तो वो काय में है, बोलो संघ सूची में। और राज्य सरकार जो है, अब बताओ, राज्य सरकार अभी यूपी में मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी, कौन है बोलो, योगी जी है। तो आप बताओ, हाँ, तो वो अपने काय पे बनाएंगे कानून, बोलो राज्य सूची पर। तो सबके विषय अलग अलग हैं, ना जे इसके बीच में आएंगे ना जे उनके बीच में जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जे संघात्मक शासन की व्यवस्था है, और अगर अधीन होगी तो किसकी विशेषता है, एकात्मक शासन की व्यवस्था है, बोलो ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को क्या दे सकती है, बोलो आदेश। आदेश का मतलब क्या है, जो बड़ी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो सभी सरकारों को आदेश दे सकती, कैसे, हम आदेश देते हैं तुम ऐसा काम करोगे। अगर कोई कहीं कुछ काम कर रहा, कैसे भी कर रहा, अगर वो स्पष्ट कहेंगे, कौन आदेश देते हैं, बोलो हम आदेश देते हैं तुम ऐसा काम करोगे, समझ में आया ना। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जे अपना काम करेंगे और जे इनसे नहीं कह सकते कि हम आदेश देते हैं, और ऊपर वाले इनसे नहीं कह सकते कि हम आदेश देते हैं, समझ में आया क्या नहीं। इसके बाद राज्य सरकारें अपने अधिकारों के लिए जनता के प्रति क्या होती हैं, बोलो उत्तरदायी होती हैं। उत्तरदायी का मतलब होता है जवाब देना, क्या होता है, बोलो जवाब देना। उत्तरदायी का मतलब होता है जिम्मेदार, क्या होता, जिम्मेदार। जिम्मेदार समझते हैं, बोलो क्या होता है जिम्मेदार। जैसे आपकी मम्मी आपको 100 रुपए दें और आपसे कहें मार्केट से कुछ खरीद के लाइए,
आप जब मार्केट जाएंगे कुछ खरीद के लाएंगे तो सोचिए आपकी मम्मी आपसे पूछेंगी कहाँ कितना खर्चा होगा, पूरा हिसाब दो, क्या सामान लाए, कितने का आया, कुछ पैसे जो बचे हो तो वो वापस कर दो। होता है ऐसा कि नहीं? तो बस ऐसे ही मम्मी जैसे हिसाब ले लेती है, ऐसी जनता भी सरकारों से क्या ले लेती, बोलो हिसाब। बताइए एकात्मक शासन कहाँ पर है? ब्रिटेन, जहां से अपने यहाँ पे क्या आए थे? अंग्रेज। बोलो कौन आए थे? अंग्रेज। इसके बाद बोलो कहाँ है और कहाँ है? तो ब्रिटेन, श्रीलंका, चीन में कौन सा शासन? एकात्मक शासन। और भारत, अमेरिका, बेल्जियम में कौन सा शासन? संघात्मक का अर्थ शक्तियों का बोलो काय में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। समझ में आया ना? वो तो बोलो जी, आपको एकात्मक और संघात्मक शासन में क्या हो गया? अंतर याद हो गया कि नहीं बताइए? ठीक है, चलिए समझ में आया ना? कितने नंबर में है बोलो? 4 नंबर की गम जाने नहीं देंगे हम, समझे? 4 नंबर की गम जाने नहीं देंगे हम। ठीक है, अब बताइए जिस 4 नंबर में क्वेश्चन धरो मिले, समझ में आया कि नहीं? कहाँ पे? बोलो एग्जाम में। बोलो अब हमें समझना है क्या? बोलो और दूसरा टॉपिक, पूरे क्वेश्चन जितने हटेंगे सब क्वेश्चन बनने जाने हैं काय में? बोलो एग्जाम में। अब एक डंके की चोट पे नहीं कह सकते कि यही आएगा, लेकिन इसके बारे में कह सकते हैं डंके की चोट पे कि जे काय में आएगा? एग्जाम में आएगा। इसको आप याद कर लो कितने नंबर में? 2 या 4 नंबर में। 2 नंबर में आएगा, दो अंतर लिखना। 4 नंबर में आएगा तो चारों अंतर लिखना। वैसे तो आपको ये अंतर याद होगा। चलो रिपीट करेंगे। बोलो एकात्मक शासन में एक स्तर की सरकार, संघात्मक शासन में 2 या 2 से, इसमें केंद्र सरकार के, एकात्मक शासन में केंद्र सरकार के अधीन पूरी सरकारें क्या करती? काम करती। इसमें केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें काम नहीं करती। फिर इसमें बताइए इसमें क्या होगा? इसमें एकात्मक शासन में केंद्र सरकार निचली सरकारों को क्या दे सकती? आदेश। आदेश का मतलब अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब हम आदेश देते हैं तुम ऐसा करोगे, हम आदेश देते हैं कि तुम ऐसा करोगे। और इसमें पूरी तरह से राज्य सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? जनता के प्रति। इसमें बोलो एकात्मक शासन कौन कौन से देश में है? ब्रिटेन, श्रीलंका, चीन। और संघात्मक शासन भारत, अमेरिका, बेल्जियम। भारत, अमेरिका। समझ में आया? अब हमें समझना है क्या? बोलो इसके फीचर्स। क्या समझने? बोलो फीचर्स। अब बताओ, आप लोग जैसे कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो क्या देखते हैं? फीचर। तो हमारे यहाँ पे संघात्मक है तो हम भी नहीं देखेंगे इसके फीचर, देखेंगे ना? तो बताइए हम समझेंगे संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता। याद रखना बहुत इंपोर्टेंट होगा। नोट्स में, स्लाइड में जो भी चीजें सब इंपोर्टेंट है, आपको मक्खन मक्खन पढ़ना है बस। सबसे पहली विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक स्तर की क्या होंगी? सरकारें। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कितनी होती? 3। जिले में, बोलो नगर में और गांव में। ठीक है, गांव का कौन होता है? प्रधान। अलग अलग अधिकार क्षेत्र, सबकी अलग अलग क्या होती हैं? बोलो शक्तियां होती हैं। सब अपनी अपनी अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करके बोलो अपना क्या करते? काम करते, जन कल्याणकारी की क्या लाते? योजनाएं लाते। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं? शासन करती हैं, कानून बनाती हैं। कानून किस लिए? बोलो जन कल्याण के लिए। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। इसके बाद बोलो यहाँ पे टैक्स वसूलती हैं और प्रशासन पर अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बोलो यहाँ पे देखो प्रशासन का अपना क्या होता है? बोलो अधिकार क्षेत्र। प्रशासन क्या होते हैं? जो कानून व्यवस्था लागू करते, जैसे डीएम, एसपी, जी क्या है? बोलो प्रशासन। बोलो जी क्या है? प्रशासन। सर जी प्रशासन है, पूरे क्षेत्र को कंट्रोल रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद अब बताओ, तो आपको 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार एक विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? बोलो अलग अलग सबका क्या है? बोलो अधिकार क्षेत्र है। तीसरी विशेषता क्या है? संविधान की गारंटी। बेटा सबका, चाहे प्रधानमंत्री केंद्र में हो, चाहे मुख्यमंत्री राज्य में हो, चाहे प्रधान गांव में हो,
सबकी शक्तियों का बंटवारा, सबकी शक्तियों को तय कौन करता है बोलो? भारत का संविधान। संविधान स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, प्रधान की शक्तियां क्या होंगी। प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक के सबकी शक्तियों को स्पष्ट कौन करता है बोलो? संविधान। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में क्या होते बोलो? संविधान में स्पष्ट दर्ज होते हैं। फिर दूसरा है मौलिक प्रावधानों में क्या बदलाव, बोलो काय में? मौलिक प्रावधानों में बदलाव। संविधान के मूल प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, दोनों स्तर की सहमति आवश्यक होती है। तो बोलो आपको ये भी क्लियर हो गया कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो उसमें बोलो कौन कौन? बोलो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर क्या बनाएंगी बोलो? कानून बनाएंगी। दोनों सरकार की सहमति होनी चाहिए, तब जाके संविधान में क्या होगा? संशोधन। तो बताओ संविधान में संशोधन कब होगा बोलो? जब दोनों सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति होगी, दोनों सरकार मिलके संविधान में क्या कर सकते बोलो? संशोधन कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ ना? ठीक है, तीसरी अब नेक्स्ट विशेषता समझेंगे आप लोग, न्यायालय की भूमिका। किसकी भूमिका बोलो? न्यायालय की। तो बताओ ये भी यहाँ पे देखिए, अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का क्या है? अधिकार। बेटा अगर कोई व्यक्ति अपनी पदवी का, अपनी पोस्ट का संविधान ने जो शक्तियां दी उन शक्तियों से ज्यादा उपयोग करेगा, तो बताओ उसको कौन रोकेगा? न्यायालय। बोलो कौन रोकेगा? न्यायालय। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री न्यायालय पे जाके न्याय का काम करने लगे, तो प्रधानमंत्री का काम न्याय करना नहीं है। ठीक है, संविधान जिन शक्तियों की इजाजत दे, संविधान जिन काम की इजाजत दे, वही काम करेगा कौन बोलो? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पोस्ट, मतलब पदवी, कोई भी कितनी बड़ी पोस्ट पर कोई व्यक्ति हो, सब संविधान के दायरे में काम करेंगे। संविधान सभी की शक्तियों को स्पष्ट करता है, कौन? संविधान। तो क्लियर हुआ। और इसको समय समय पे बताता कौन रहता? न्यायालय। कोई भी अपने अधिकार से ज्यादा काम नहीं करेगा। अब जितनी शक्तियां संविधान ने दी उस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट पे बैठो तो उतनी ही शक्तियों का क्या होगा बोलो? प्रयोग होगा। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद वित्तीय यहाँ पे स्वसत्ता, सरकारों के यहाँ पे राजस्व टैक्स अलग करने, अलग अलग का यहाँ पे क्या है बोलो? स्रोत यहाँ पे निर्धारित है। क्लियर है कि नहीं? अब बताइए, एक मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बताइए, कोई मिलने आ गया, समझे? आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सुनिए। जे आप लोगों को क्लियर हो गया था ना कि बताइए संविधान के दायरे में रह के सबको क्या करना होगा? कार्य करना होगा। देखिए क्लास में पंखे भी नहीं चल रहे, क्योंकि पंखे चलेंगे तो कैमरा हिलेगा, समझे? तो पंखे भी नहीं चल रहे। देखिए कितना पसीना आ रहा है, समझे? कितनी मेहनत से मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं, और वही आप लोग नहीं पढ़ेंगे। और इतना इंपोर्टेंट मैंने बताया, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए? मेरी मेहनत भी जाएगी, आपके नंबर भी जाएंगे, और चैप्टर का नॉलेज भी जाएगा। जितना भी होगा सब जाएगा जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो अगर आप पढ़ेंगे तो सब आएगा आएगा, मेरी मेहनत भी काम आएगी। ठीक है, नंबर भी आएंगे और नॉलेज भी आएगा। समझ में आए ना? तो आप लोग अपोजिट मत करना, सब आने का काम करना, समझे ना? ठीक है, देखिए बहुत मेहनत से समझा रहा मैं आप लोगों को, समझे ना? अब बताइए, बहुत होशियार बच्चे हैं सभी। ठीक है, समझते हैं, गुरुजी की पीढ़ा को समझते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, चलिए देखिए, ऊपर वाला समझ में आ गया कि संघवाद की विशेषताएं क्या है, संघवाद के फीचर क्या है। क्लियर है ना? एक बार देखें रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं। ठीक है, नहीं तो पता चला। ठीक है, हाँ हाँ हो रहा भाई, हो रहा। हाय, ठीक है, चलिए देखिए, संघीय व्यवस्था के गठन के कितने तरीके हैं? 2। संघीय व्यवस्था आती कैसे है, कैसे बंटवारा होता, समझ में आए कि नहीं? ये जानना भी तो जरूरी है। तो देखिए पहले अपन लोग समझेंगे, देखिए अवधारणा, मापदंड।
फिर शक्तियों का क्या समझेंगे, संतुलन, और फिर क्या समझेंगे, उदाहरण। भारत, देखिए पहले समझिए एमसीक्यू क्या बनेगा, एमसीक्यू टिप। भारत साथ रहकर संघ बनाने का उदाहरण यहाँ पे, जबकि अमेरिका साथ आकर है। ठीक है, अब समझेंगे, देखिए आप सुनिए। साथ आकर मतलब संघ बनाना। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। समझे, दो या दो से तीन चार पांच राष्ट्र, या दो हो या दो से अधिक राष्ट्र हो, देश, वो साथ आए और मिलके क्या चलाएं, बोलो, अपने देशों का शासन चलाएं। तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे, बोलो, उसे बोलेंगे साथ आकर क्या बनाना, संघ बनाना। और साथ रखकर संघ बनाना। एक बड़ा देश, एक बड़ा देश जैसे अपना भारत, भारत बताइए कितना बड़ा देश है। ठीक है, अब बताओ, आंतरिक विविधता को देखते हुए, आंतरिक विविधता, विविधता का मतलब क्या होता, विविधता का मतलब क्या होता भाई, विविधता का मतलब होता है भिन्नता। जैसे अपना भारत देश देखिए, कितनी विविधता है, बताइए, कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। अपने भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बोलो कितनी भाषाओं का है, 22 भाषाओं का। तो अपना भारत अनेकता में भी क्या है, एक है। मतलब अनेकता में भी क्या है, एकता। तो आंतरिक विविधता को देखते हुए केंद्र और राज्यों में शक्तियों का क्या करता है, बंटवारा। तो साथ रखकर क्या बनाना, संघ। तो जिस साथ रखकर संघ बनाना किसकी विशेषता है, बोलो, अपने भारत की। भारत विविधताओं का देश है। काय का देश है, विविधताओं का देश है। भारत में इतनी विविधता, देखिए सोचिए, भारत में पहाड़, अगर प्रकृति की देख लेंगे तो ऊपर पहाड़ ही पहाड़, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पठार ही पठार, और नीचे आएंगे तो मैदान ही मैदान, और नीचे आएंगे तो उपजाऊ जमीन, और बगल में जाएंगे तो चाय के बागान, और बगल में इस साइड जाएंगे पाकिस्तान तरफ तो रेगिस्तान, समुद्र से समुद्र, नदियां, पहाड़, टोनिया, समझे, सब कुछ कहां पर है, बोलो, भारत में है। इसलिए भारत विविधताओं का क्या है, नागरिक भी देखेंगे तो सभी राज्यों का कल्चर कैसा है, अलग अलग है। भाषाएं भी लगभग कैसी हैं, बोलो, अलग अलग हैं। समझ आया कि नहीं। अब बताओ, इस तरह से आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए, इसमें सभी घटक राज्यों को समान शक्ति होती है और वे केंद्र की तुलना में काफी क्या होती, मजबूत होती। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक क्या होती, शक्तिशाली। जहां पर संघवाद बनता है, जहां पर संघवाद में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या हो जाए, बंटवारा। किस स्थिति में, साथ रखकर संघ बनाना। तो केंद्र सरकार इसमें क्या होती, बोलो, शक्तिशाली होती है। किस सरकार से, बोलो, राज्य सरकार से। तो आपको कॉमन सेंस याद रखना कि केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो पूरे देश पर कानून करती है, कानून चलाती है। काय पर चलाती, बोलो, पूरे देश पर। राज्य सरकार एक राज्य पर। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और केंद्र सरकार ही विदेश के लिए क्या बनाती, कानून, विदेश नीति तय करती कौन, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार केवल अपने राज्य के लिए। समझ में आया ना। तो इस तरह से ये उदाहरण जो है, बताओ, साथ आकर क्या बनाना, संघ। मतलब ज्यादा देश साथ आएंगे और क्या बनाएंगे, संघ। तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, बोलो, ऐसा ऐसा उदाहरण, ऐसा उदाहरण कहां पर है, अमेरिका, और बताओ स्विट्जरलैंड, और कहां पर है, बोलो, ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए, साथ रखकर संघ बनाना, एक बड़ा भूभाग, बड़े बड़ा देश अपने आंतरिक विविधताओं को देखते हुए अपने देश की शासन का क्या कर ले, बोलो, बंटवारा। देश की सत्ता का क्या कर ले, बंटवारा। काय में, केंद्र में और राज्य में। बस थोड़ा सा शक्तिशाली कौन हो जाएगा, केंद्र सरकार। बोलो, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कानून और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। तो ऐसा कहां पर है, बोलो, भारत में, स्पेन में, और स्पेन और बेल्जियम में। तो बताओ, आपको जो मक्खन हो गया कि नहीं। गठन करने के कितने तरीके हैं, दो। तो अपन लोगों के यहाँ पे कौन सा तरीका है, साथ रखकर संघ बनाना। क्या है, बोलो, साथ रखकर संघ बनाना। भैया बोले साथ रखकर, बहना बोले साथ रखकर संघ बनाना। देखिए आवाज आई ना, ऐसे ही आप सबको भी पढ़ना है, समझे ना। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, बहुत पावरफुल बच्चे हैं हमारी कोचिंग के। जब बोलते हैं और पढ़ते हैं तो धुआंधार पढ़ते हैं, और जब एग्जाम में भी लिखते हैं तो धुआंधार लिखते हैं। बगल वाला भाई बहन कोचिंग, एक कोचिंग नहीं,
कॉपी छोड़ के भाग जाता, कोचिंग छोड़ के मत जाना, समझे? हाँ, नुकसान मत करना। चलिए देखिए, आप सुनिए, अब यहाँ पे समझेंगे भारत में विधायी शक्तियों का क्या बोलो बंटवारा। बोलो, भारत में कितनी सूची है? कितनी सूची है? आवाज ना आई, देखो आवाज आई ना? ठीक है, बोलो 3 सूची है। एक कौन सी सूची है बोलो? संघ सूची, जहां पर केंद्र सरकार कानून बनाती। कौन बनाएगी? यहाँ पर राज्य सरकार नहीं आएगी, यहाँ पे राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। और एक कौन सी? इस पर केवल कौन सी सरकार कानून बनाएगी? राज्य सरकार। भैया बोले, कौन सी सरकार बनाएगी? राज्य सरकार। कौन सी सूची पर? राज्य सूची पर। समझना है, एक एक बात को समझना है, एक एक बात को मक्खन करना है घी लगा के। समझ में आया ना? कैसे लगा के? घी लगा के, ठीक है। और एक कौन सी सूची? समवर्ती सूची। ये बहुत अच्छी सूची है। इसमें क्या है? इसमें संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके दोनों क्या बनाती? कानून। लेकिन चलती किसकी होती? केंद्र सरकार की। अंतिम निर्णय किसका होता? लेकिन दोनों सरकारें मिलके क्या बनाती? कौन सी सूची पर? कौन सी सूची पर? समवर्ती सूची पर। कौन सी सूची पर? देखिए, केंद्र सरकार काय काय पे कानून बनाती? रक्षा पर, कि देश की रक्षा कैसे करना। तो आर्मी पर कानून कौन बनाता? आर्मी पर कानून कौन बनाता? विदेशी मामले, विदेश नीति तैयार कौन करता? विदेशी नीति तैयार कौन करता? इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप, राज्य सरकार हस्तक्षेप। इसके बाद बैंकिंग संचार, बैंकिंग पर कानून कौन बनाता? सबसे बड़ी बैंक जो होती है अपने हर देश की, उसको कौन सी बैंक कहते हैं? केंद्रीय बैंक। अपने भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बताओ, और मुद्रा कानून, मुद्रा पर, पैसों पर, नोट पर कानून कौन बनाता? केंद्र सरकार। तो पता है केंद्र सरकार कभी कभी नोटबंदी कर देती ना। 2016 में नोट बंद हुए थे। कब हुए थे? 2016 में। समझ आया कि नहीं? अभी वो 2000 का चलता था, वो भी बंद हो गया ना। ठीक है, तो बताइए इस प्रकार से इसके विषय क्या होते हैं? राज्य सरकार काय काय पे कानून बनाती? पुलिस पर, और वाणिज्य मतलब उद्योग धंधे सब, और कृषि और सिंचाई पर। इस सब पर कानून कौन बनाती है? और भी इसके विषय हैं, बहुत से विषय होते हैं। ठीक है, इसके बाद समवर्ती सूची मतलब दोनों सरकारें मिलकर काय काय पे कानून बनाएंगी? शिक्षा पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती। सुना है कि नहीं? शिक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाती? और बताओ, वन जंगल पे दोनों मिलकर क्या बनाती? मजदूर संघ दोनों मिलकर क्या बनाती? कानून। विवाह और गोद लेना, इन सब पर कानून कौन बनाता है बोलो? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस पर कानून बनाती हैं उसे क्या बोलते हैं? इसमें कानून केवल कौन बनाएगा? इसमें दोनों। अब बताओ, टकराव होने पर केवल किसकी बात मानी जाएगी? देखो, इसमें स्पष्ट कर दिया कि शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली कौन है? आप लोग भी बोलिए, कौन है? आपसे बात कर रहे, आपसे समझे? चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अब बताओ, इसमें जो विषय संविधान में बनने के बाद आए, जैसे क्या है बोलो? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब बताओ, और यहाँ पे इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके बाद? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अब बताओ समवर्ती सूची क्या है? इसमें केंद्र। अब बताओ, और राज्य में विवाद क्या होता है? ठीक है, मतलब यहाँ पे सुनो, आपको तो इतना याद रखना, समवर्ती सूची वो है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों क्या बनाती? कानून। दोनों मिलकर क्या करती? कानून बनाती हैं। दोनों में अगर टकराव हो जाए तो किसकी बात मानी जाती? केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, देखिए समझते चलना, बिल्कुल एनर्जी कम होते हुए भी पूरी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा, अपने भाई बहन को पढ़ा रहा। आप सब भी भाई बहन है, तो आप सबको भी भाई और बहन पढ़ा रहा। बहन आपको भी और भाई आपको भी। बस ईमानदारी से पढ़ना है, ईमानदारी से लिखना है, और चैप्टर को क्या करना है? घी लगा के मक्खन। बोलो क्या करना है?
घी लगा के मक्खन, हमें तो ये लगता है शायद घी और मक्खन दोनों सेम होते हैं। घी और मक्खन सेम तो नहीं होते हैं, बताओ होते हैं क्या? तो मक्खन अलग होता है और घी, तो घी मक्खन लगा के क्या करना है बोलो, चैप्टर को समझना है। ठीक है, टॉपिक है अपना भारत में संघवाद चलता कैसे है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले भाषाई राज्य। बेटा भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया था, पुनर्गठन। कि जिस राज्य में जैसी भाषा बोली जाती, अलग जब जहां जहां एक जैसी भाषा बोली जाएगी वो एक राज्य बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, जैसे कर्नाटक में जो भी भाषा बोली जाएगी तो कर्नाटक राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश में जो भी भाषा बोली जाएगी आंध्र प्रदेश बन गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था कौन? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें देखो तमिल भाषा बोली जाएगी तो क्या हो गया, तमिलनाडु। इसमें अभी नए सीएम बन गए हैं, एक एक्टर हैं जिनका नाम है विजय थालापति। कौन है बोलो? विजय थालापति। ठीक है, याद रखना। अब बताइए, इसमें इससे देश के अधिकृत और एकीकृत लिखा है, क्या लिखा है बोलो? इससे देश अधिक एकीकृत और क्या हुआ, मजबूत हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर सरकारें अलग अलग आई, सरकारें अलग अलग आई, सत्ता का बंटवारा हुआ, सबकी शक्तियां दी गई, सबने अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी के क्या किए, काम किए, जिससे देश डेवलप कर जाएगा और कर गया और हाँ करता रहेगा। ठीक है, प्रशासन यहाँ पे क्या बोलो, आसान हुआ। प्रशासन का कार्य क्या हुआ बोलो, आसान हुआ। क्लियर हुआ? क्योंकि अगर सोचिए, अगर एक ही सरकार कंट्रोल कर रही होती और फिर वो कंट्रोल करने जाती कहाँ, तमिलनाडु में। अब हिंदी आती है, तमिलनाडु नहीं आती, तो कैसे बात करेंगे? समझ में आया कि नहीं? इसलिए कौन कंट्रोल करेगा बोलो, बोलो कौन कंट्रोल करेगा बोलो? राज्य सरकारें अलग और अलग अलग हो जाएंगी, जिससे पूरी सरकार भी कंट्रोल होगी और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए अपने यहाँ पे सोचिए कितना सोच विचार के शासन चलाया जाता है, कितना सोच विचार के संविधान सभा ने संविधान बनाया। ठीक है, जिसमें ऐसे इस वर्ड संघवाद को रखा और जिसमें सत्ता का क्या हुआ, बंटवारा। ठीक है, गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्लियर है ना? इसके बाद क्या है बोलो, भाषा की नीति। बताओ पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, फिर से बोलो कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। क्लियर है ना? अब बताओ भारत में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। याद रखना, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। लेकिन कामकाज की भाषा जो है वो कौन है बोलो, हिंदी। कामकाज की भाषा हिंदी, हिंदी को राज्य भाषा माना गया। 40% लोगों की क्या है बोलो जी, ठीक है, मातृभाषा है। इसके बाद हिंदी 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो टोटल कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 22। देखो यहाँ पर सुनो, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। अपना जो भारतीय संविधान है बोलो क्या है, भारतीय संविधान है, इसमें टोटल है 12 अनुसूची। कितनी है, 12 अनुसूची। तो केवल 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, भाषा के आधार पर। तो बताओ भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। तो बताओ हिंदी कौन सी भाषा है, राज्य भाषा। अभी अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए अनेकता में भी एकता। क्लियर है ना? इसके बाद हम समझेंगे कौन से, केंद्र यहाँ पे राज्य संबंध। 1990 के बाद गठबंधन सरकार के दौर शुरू हुआ था। गठबंधन सरकार का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो किसी की सरकार नहीं बनती, तो जैसे बीजेपी पार्टी है और अन्य पार्टियां मिलके अपनी क्या बना लेंगी, सरकार। जब ज्यादा पार्टियां आपस में मिल जाती तो ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। बोलो ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, कैसी सरकार को, जब ज्यादा पार्टी, ज्यादा गढ़, ज्यादा गुट, ज्यादा गढ़ आपस में क्या हो जाएंगे बोलो, मिल जाएंगे और मिलके क्या बनाएंगे, सरकार। तो उसे क्या बोलेंगे, गठबंधन की सरकार। अभी किसकी सरकार है, अभी गठबंधन की सरकार है, ध्यान रखना। अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, अभी ये
एनडीए की सरकार, बोलो किसकी है? एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। क्या है बोलो? नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। क्लियर है ना? तो अभी जो है वो किसकी सरकार है बोलो? एनडीए की, तो गठबंधन की सरकार है, जिससे राज्यों में क्या आ गई बोलो? स्वसत्ता का सम्मान बढ़ा और संघवाद क्या होगा बोलो? मजबूत होगा। क्लियर है ना? तो बताओ गठबंधन का दौर कब से चला? 1990 से। क्लियर है ना? बस चैप्टर। अब बताओ छठवां क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। भारत में क्या बोलो? विकेंद्रीकरण। बोलो क्या? भारत में विकेंद्रीकरण। सबसे पहले डाउट होगा विकेंद्रीकरण होता क्या है? तो विकेंद्रीकरण की क्या लिखी बोलो? परिभाषा, कि जब केंद्र और राज्य बोलो राज्य सरकार, देखो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर क्या होती बोलो? किसको दे दी जाती? स्थानीय सरकार को। अब बताओ लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, तो यहाँ पे इसे सत्ता का क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। तो देखो यहाँ पर सुनो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी शक्तियां जो है वो किसे देती जाती बोलो? स्थानीय सरकार को। स्थानीय सरकार क्या होती भाई? स्थानीय सरकार तीन प्रकार की, गांव का प्रधान, नगर का नगर अध्यक्ष, और ठीक है, और यहाँ पे जिले का क्या होता? जिला अध्यक्ष बोल सकते, जैसे हाँ, जैसे अपन लोग बोलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। तो वहां पे अब बताओ गांव का प्रधान जैसे 29 विषयों पे काम करता, कितने विषयों पर? गांव को डेवलप करने की जिम्मेदारी प्रधान की होती, नगर को डेवलप करने की जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष की होती, पूरी साफ सफाई की व्यवस्था बनाना, ठीक है, और भी अन्य पूरे जन कल्याणकारी काम करना, नल पानी पूरी सरकार की सुख सुविधा, यहाँ से सरकार की सुख सुविधा यहाँ से आएंगी किसके पास? स्थानीय सरकार के पास। स्थानीय सरकार के लोग किसको दे देंगे बोलो? पूरे अपने गांव की, अपने नगर की, अपने जिले की जनताओं तक, ठीक है, पहुंचा देंगे। क्या बोलो? ठीक है, बोलो सुविधाएं। बोलो क्या? सुविधाएं। सुविधाएं संसाधन। ठीक है, तो बताओ विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेके किसको दे देना? किसको दे देना? स्थानीय सरकार को। तो इसे हम क्या बोलेंगे? विकेंद्रीकरण। क्या बोलेंगे? विकेंद्रीकरण। समझ में आ गया होगा? देखो जो समझ में, जो समझेगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो केवल सोते रह जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? अब देखिए यहाँ पे सुनिए, 1900 कितने में बोलो? 92 का ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन 13, अब बताओ 73वां संशोधन था और 74वां संशोधन था। बोलो पहला संविधान में संशोधन हुआ था तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक बार कब किया गया? 73वां। और एक बार ध्यान रखना, पहले गांव में प्रधान नहीं बनते थे, पहले गांव का होता था मुखिया, और प्रधान कब से बनना स्टार्ट हुआ बोलो? 1952 से। अभी तक टोटल 7 बार प्रधान बने, काय से? चुनाव से। गांव में अभी तक केवल कब से प्रधान बने? 1952 से। इससे तो मुखिया होता था, और मुखिया होता था कैसा बोलो? वंशानुगत। बोलो क्या होता था बोलो? वंशानुगत। क्या होता था? मुखिया। ठीक है, कि मुखिया जैसे मुखिया टपक गए सो उनके बेटा बैठ गए, और उनके बेटा निपट गए तो कौन बैठ गए बोलो? उनके बेटा बैठ गए। ऐसे चलता था। फिर गांव में क्या आया बोलो? बोलो क्या आया? बोलो 1952 में संविधान में संशोधन किया, 73 और 74। और फिर गांव में क्या आया बोलो? प्रधान। ठीक है, और फिर हुए चुनाव, फिर प्रधानों ने बांटे नोट, ठीक है, और खरीदे गांव के लोगों के वोट, बांटे वोट, खरीदे नोट, और उल्टा हो गया, ठीक है, बांटे नोट, खरीदे वोट। तो जब 73 वाला 1992 में 73 वाला संविधान का संशोधन हुआ, और गांव में बना प्रधान, और प्रधान बना कैसे? चुनाव से। तो प्रधान ने क्या किए बोलो? बांटे नोट, खरीदे वोट, और जिनने लिए नोट उनने बेच दिया अपने बच्चों का भविष्य। किसका बेच दिया? बच्चों का भविष्य। कभी भी वोट बेचना नहीं चाहिए, वो आपका क्या है? अधिकार है। ऐसा बंदा चुनो जो आपको, आपके बच्चों को, और जो जितनी सरकार की योजना है वो आप तक अच्छे से क्रियान्वयन करे, अच्छे से उन योजनाओं को पहुंचाए, जिससे आपका आपका हक आपको मिले। समझ में आया कि नहीं? अगर
सोचिए कि वोट पैसे में बेच दिया तो वो आपका काम करेगा क्या? एक बार याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर वोट बेचा और आपने उससे पैसे लिए पर आप उसको मुंह तक भी नहीं दिखा पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? जब तक वो सत्ता में रहेगा। इसलिए पैसा ले लो अगर जो दे रहा है, लेकिन उसको क्या ना दो, वोट ना दो। जी हम कह रहे हैं आज से उसके पास से तो उसका पैसा ले लो, लेकिन उसको जिताओ मत, क्योंकि जिताओगे तो वो पूरी तरह से तहस महस कर देगा पूरा शासन, पूरा स्वशासन। समझ में आया कि नहीं? इसलिए पैसा दे रहा तो ले लो, लेकिन वोट ऐसे ऐसे नेता को क्यों जिताए जो पैसे बांटे वोट खरीदे, फिर थोड़ी ना वो अच्छा शासन करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचना है, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचना है। काय में बोलो, पैसों में अपने अधिकार का, अपने वोट के अधिकार का सही उपयोग करना, सही नेता चुनना। अगर कोई प्रत्याशी आपको पैसा दे तो आप पैसा ले, लेकिन वोट कतई ना दें। समझ में आया ना? हाँ ठीक है, अब समझेंगे आगे। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, इसके बाद नियमित चुनाव। स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना क्या है? बोलो बोलो, संवैधानिक बाध्यता है। संविधान बाध्य करता है, चुनाव कराइए, चुनाव कराइए। जैसे 5 साल खत्म हो जाएंगे फटाक से क्या होगा? चुनाव होगा। तो बताओ, नियमित चुनाव कराना, बोलो कितने साल में होते? 5 साल में। कहते हैं पंचवर्षीय खत्म हो गई। कितने पंचवर्षीय? 5 साल का शासन होता है। आरक्षण होता है एससी, एसटी और ओबीसी। तो देखिए, आप सुनिए, फिर से समझेंगे। नियमित चुनाव कराना स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए। स्थानीय स्वशासन का मतलब है प्रधान, नगर अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, सबका नियमित क्या कराना? चुनाव। इसके लिए बाध्य है। बाध्य का मतलब तो विवश करना ही पड़ेगा। अगर 5 साल के लिए तुम बैठ गए, चुनाव जीत गए, 5 साल कुर्सी पर बैठ लिया, अब फिर 5 साल अगर और बनना है तो चुनाव जीतिए, फिर से आइए। ऐसा नहीं है क्या आपका मन हो गया उठने का, मन ही ना हो, आप 5 साल होगा फिर भी ना उठे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको बाध्य उठना होगा, चुनाव जीतो फिर बैठो। ठीक है, अब बताओ सबके लिए क्या? बोलो यहाँ पे, बोलो इसमें आरक्षण की क्या है? बोलो व्यवस्था। आपने देखा होगा, सुना होगा, गांव में सीट आती है, कहते हैं महिला सीट आ गई, कहते हैं हरिजन सीट आ गई, कहते हैं बैकवर्ड सीट आ गई, कहते हैं जनरल सीट आई। समझ आए कि नहीं? तो सबकी सीटें आती हैं। तो बताओ, अगर एससी वाली सीट आएगी तो केवल एससी समाज का व्यक्ति ही क्या लड़ सकता? चुनाव। इसके बाद एसटी वाली आएगी तो एसटी वाला ही लड़ पाएगा, ओबीसी वाली आएगी तो ओबीसी वाला ही लड़ सकता, और अगर जनरल वाली आएगी तो जनरल वाला लड़ सकता है। जनरल वाला नहीं, जनरल सीट आती तो सब लड़ सकते। समझ में आया कि नहीं? आरक्षण केवल किस किस के लिए है? एसटी, एससी, एसटी, एससी, और यहाँ पे किसके लिए? बोलो ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। इसके बाद यहाँ पे है महिला सशक्तिकरण। कम से कम बोलो कितना? बोलो 1/3। बोलो यहाँ पे पद पर महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है। अगर 100 प्रधान बनने तो 1/3 कितना कर दो? 3। अब बताओ, 100 नहीं 99 बनने, कटेगा नहीं 3 से, समझे ना? हाँ, 199 बनने, तो बताओ इसको काट देंगे कितना? बोलो 3 दूनी तीतर का 9, तीतर का 9, तो 99 में से 33 प्रधान केवल कौन बनेंगी? महिलाएं। बाकी कौन बनेगा? पुरुष। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, इस प्रकार से क्लियर हो गया कि 99 सांसद, अगर 99 सांसद या फिर कोई भी, ठीक है, प्रधान चुने जाएंगे तो समझ जाइए 33 कौन चुने जाएंगी? महिलाएं। ठीक है, अब बताओ, क्योंकि जहां पर माताओं बहनों का सम्मान होता है वहां पर देवता वास करते हैं। अब बताओ, हाँ, इसके बाद जिस सभा में महिलाएं ना हो वहां पर देवता वास नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सुनिए, राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बोलो क्या होता? स्वतंत्र चुनाव आयोग का क्या होना? बोलो गठन। क्लियर है ना? तो बताओ, अब देखो, राज्य चुनाव आयोग ये एक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराती है, किसी के पक्ष में नहीं। समझ में आया कि नहीं? किसी के पक्ष में चुनाव आयोग नहीं होता है, वो निष्पक्ष चुनाव कराता है। इसके बाद यहाँ पे राजस्व का क्या है? बोलो बंटवारा। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और शक्तियों का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को क्या देना क्या होता? अनिवार्य होता है। क्लियर है? तो बताओ,
1992 में कौन सा संशोधन आया था? 73 वाला और 74 वाला। 73 वाले से बने थे कौन की सरकारें बोलो? गांव की। और 74 वाले से बनी थी बोलो नगर और जिले में नगर पालिका, नगर अध्यक्ष, नगर पालिका। क्लियर है ना? 1992 के संशोधन से पहले अब बताओ और बाद की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का अंतर याद रखना, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए आप सुनिए, बहुत बुरा थका हुआ हूं लेकिन पूरी एनर्जी से पढ़ा रहा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इमोजी भेज के मारूंगा। हाँ, समझाए कि नहीं? अब आप समझिए, 7वां टॉपिक है अपना स्थानीय स्वशासन का ढांचा। स्थानीय स्वशासन होगा कैसा? तो बताओ पहले कौन से स्तर पर? ग्रामीण स्थानीय सरकार, जिससे बोलेंगे कौन सा राज्य? पंचायती राज्य। बोलो कौन सा राज्य? ग्राम पंचायत। बस 1 से 2 टॉपिक और बचे, अच्छे से पढ़ लीजिए, मक्खन से समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर कोई चीज मिस हो जाएगी तो फिर वो दोबारा आप लोग नहीं समझेंगे, समझे ना? इसलिए आप ये सोच के पढ़िए कि हमें एग्जाम में 6 नंबर के चांद लगाने हैं। बोलो कितने नंबर? 6 नंबर की गम जाने नहीं देंगे हम, और यहां से बनेगा 1 नंबर का। बताओ, ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव और या फिर ग्राम समूह की क्या होगी? बोलो पंचायत होगी। ग्राम समूह का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी गांव में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, उनको जोड़ के एक क्या बना दी जाती? ग्राम पंचायत बना दी जाती। प्रमुख कौन होता है? बोलो प्रधान या सरपंच। सरपंच बोलते हैं मध्य प्रदेश में ज्यादा, ठीक है? उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? प्रधान, ठीक है? प्रधान दबदबा दिखाते हैं, देखा ना? ठीक है, अब बताओ ग्राम सभा, गांव के सभी मतदाता समूह जो पंचायत का क्या बोलो? बजट और क्या देखेंगे? बोलो कार्य देखती है। तो पूरी कौन देखती है? बोलो ग्राम सभा। बोलो कौन देखती है? ग्राम सभा। पंचायत समिति बोले तो क्या होता? ब्लॉक। आपने देखा होगा कि पूरी बहुत सी पंचायतों को मिला के एक समिति बनती है, ब्लॉक। क्या बनती है? बोलो ब्लॉक। हर विकास खंड में एक क्या होता? ब्लॉक होता है, ठीक है? जैसे मैं जिस क्षेत्र में पढ़ा रहा उस क्षेत्र का नाम है तालबेट, झांसी से लगता हुआ है, ठीक है? झांसी मंडल में ही आता है तालबेट, उसी क्षेत्र में मैं पढ़ा रहा, और उस क्षेत्र में जो तालबेट ब्लॉक तालबेट ही है, जो यहाँ पे पूरे तालबेट की ग्राम पंचायतों की समिति का है। देखिए यहाँ पे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? बोलो पंचायत, पंचायत समिति। पंचायत समिति को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। बोलो भाई क्या बोलेंगे? ब्लॉक। ब्लॉक सुने? ठीक है, ब्लॉक सब सुने हैं ना? ठीक है, अब बताइए। और फिर होता है जिला परिषद, जिले की सभी समितियों के मिला के देखो पूरी जितनी जितनी जहां जहां ब्लॉक है, ठीक है? जितने ब्लॉक हैं, जैसे अपना जो जिस जिले में मैं हूं उस जिले का नाम है ललितपुर, और ललितपुर में है 6 ब्लॉक। कितने हैं? 6 ब्लॉक। तो 6 ब्लॉक को मिला के क्या बनाएंगे? जिला परिषद। बोलो क्या बनाएंगे? जिला परिषद, जिसका प्रमुख कौन होता है? बोलो जिला परिषद अध्यक्ष। बोलो कौन होता है? जिला परिषद अध्यक्ष। क्लियर हुआ ना? चलिए अब बताइए, इसके बाद हम समझेंगे शहरी। अब बताओ नगर पालिका, छोटे शहरों और कस्बों का गठित होना, जिसमें यहाँ पे नगर पालिका का क्या होता है? प्रमुख अध्यक्ष। नगर निगम, बड़े महानगरों का गठित होना, जिसमें होता है मेयर, जिसे बोलते हैं क्या? बोलो प्रमुख, यहाँ पे महापौर, मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो मेयर। क्लियर है ना? ठीक है। नगर निगम, पूरे यूपी में 17 नगर निगम है, और हम जिस नगर निगम में आते हैं उसका नाम क्या है? बोलो झांसी। इसमें आते हैं 3 जिले, 3 जिले में से हम हैं किसके? ठीक है, यहाँ पे ललितपुर के। भाई हम आप लोगों को बता रहे कि हम कहाँ के हैं? बोलो ललितपुर के हैं, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लेना भाई ललितपुर का, ठीक है? ललितपुर बहुत अच्छा जिला है भाई, बहुत अच्छा जिला, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? अब बताइए इसके बाद आप लोग भी जहाँ के हैं भाई वो भी बहुत जिला बहुत अच्छा, यूपी के समस्त जिले क्या 75 के 75 जिले अच्छे हैं, ठीक है? चलिए पूरा देश अच्छा है, ठीक है? हाँ पूरा देश। चलिए, पंचायती राज्य व्यवस्था भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्या है? बोलो लोकतांत्रिक प्रयोग है, क्योंकि सोचिए पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में और हर विकास खंड में पंचायतें होती हैं, और पंचायतों का कितने प्रधान बनते, सोचिए कितना चुनाव होता। तो सबसे बड़ा क्या है? बोलो लोकतांत्रिक प्रयोग पंचायती राज्य। मतलब यहाँ पे जितने स्तरीय ढांचा कौन सा है? बोलो स्थानीय शासन। बोलो कौन सा शासन है? स्थानीय शासन। बोलो क्लियर हुआ ना? आपका पाठ यहाँ पे पूरा खत्म हो गया,
ठीक है, ध्यान रखना। पूरा पाठ क्या हो गया, खत्म। पूरे पाठ को मैंने मक्खन मक्खन समझाया आपको। अगर आपके नंबर कट जाएंगे पता आप क्या माने जाएंगे, सब समझ गए, ठीक है। हाँ, बहुत दुखी कर दोगे आप लोग मुझे। आप लोग अपनी अंतरात्मा को इस संभाल नहीं पाएंगे कि हमने ऐसी गलती क्यों की, काश हम पढ़ लेते। विवेक भैया ने इतने अच्छे से पढ़ाया था तो हम पढ़ लेते, समझ लेते, और अभी नहीं पढ़ोगे तो पता क्या मारूंगा मैं इमोजी भेज के। चलो अब क्वेश्चन का जवाब दो, कितने पढ़े हैं आप लोगों ने, क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण कब किया गया था? कब किया गया था? 1952 में, क्योंकि 1952 में विकेंद्रीकरण का मतलब जानते हैं, जब केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर किसको दे देंगे, स्थानीय सरकार को दे देंगे, स्वाहा, ठीक है। हाँ, तो इसमें दो बोलो कौन कौन सा 73वां संशोधन हुआ था और 74वां संशोधन हुआ था, जिससे विकेंद्रीकरण हो गया था, केंद्र सरकार और सरकार की शक्ति बोलो किस किस को दे देंगे इतनी, बोलो नगर निगम को, नगर पालिका को और ग्राम पंचायतों को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? इनमें से कौन आएगा, बोलो शिक्षा, क्योंकि रक्षा आता किसमें, केंद्र सरकार में, पुलिस आता, और कृषि पर दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। अब बताओ, ना ना कृषि पर भी कौन बनाएगा बोलो, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ही बनाएगी। देखना, कृषि पर भी कौन बनाएगी, राज्य सरकार, इस पर भी राज्य सरकार, और इस पर कौन बनाएगी, केंद्र सरकार, और शिक्षा पर दोनों मिलके, ठीक है। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, पढ़ाया ना, महापौर, अभी हाल पढ़ाया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, बोलो समझ में आ रहा, ठीक है। अब बताइए, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए, भारत की भाषा नीति के दो प्रमुख यहाँ पर लक्षण 2 अंक में है, कि बताइए 2 लक्षण है कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा, भाषा के बारे में, एक भी राष्ट्रभाषा अपने देश की नहीं है। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा हिंदी राज्य भाषा है, बाकी 21 भाषाओं को काय में जोड़ा गया, अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। टोटल कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को जोड़ा गया। समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों में अंतर बताना है, कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में। तो समवर्ती सूची अवशिष्ट शक्तियां बतानी है, तो आप लोगों को मैंने वहां पे पढ़ाया है समवर्ती सूची क्या है, और बोलो समवर्ती सूची क्या है। अब बताओ, देखो अवशिष्ट शक्तियां पढ़ लो क्या है, जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या बनाते, उदाहरण के लिए शिक्षा। अब बताओ, अवशिष्ट शक्तियां वे नए विषय हैं जो यहाँ पर संविधान बनने के बाद आए, बोलो कौन है, बोलो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिन पर केवल यहाँ पे कानून कौन बनाता, बोलो कौन बनाता, केंद्र सरकार। ये है दीर्घ क्वेश्चन है, पढ़ लेना इनको। भारत में संघीय व्यवस्था के यहाँ पे क्या है, बोलो प्रमुख यहाँ पे लक्षणों की व्याख्या करना है, और सूचियां बतानी, न्यायपालिका बतानी, और शक्तियों का क्या बताना, विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन कितनी सूची में, कौन कौन, केंद्र, संघ सूची, और बोलो राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 सूची है, संघ सूची और यहाँ पे राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। जिस यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है 3 सूचियों में, कितनी सूचियों में। और 1952 में संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन में आए प्रमुख बदलाव का वर्णन करना है। तो 1900 में 2 संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां, जिसमें बोलो क्या आ गई थी, 3 स्तर की सरकार, ग्राम पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम। बोलो क्लियर है ना। सफलता की नई उड़ान टच स्काई क्लासेस के साथ, डर के आगे जीत टच स्काई क्लासेस के बीच, क्लियर है ना। याद रखना, आपको बस एक ही रिक्वायरमेंट पढ़ना है, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब अंत तक जुड़े रहे। मक्खन मक्खन आप लोगों ने घी लगा के पढ़ा, और पूरे चैप्टर को एक बार में 1 शॉट में पूरा समझा। आपको चैप्टर पूरा मक्खन हो गया। संघवाद आपको इतना समझ में आ गया कि आपको आजीवन याद रहेगा, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो एग्जाम में भी 6 नंबर के चांद आप लगा लेंगे। समझ में आया कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत तहे दिल से। ठीक है, चलते हैं।